गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस और यूनिट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट्स और डायमेंशंस को पढ़ लिया है। आज हम उन पर कुछ बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एससी वर्मा सर की बुक में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए बेहतर है, आईआईटी जेई और नीट वालों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, अगर हम इन तीनों को बेस क्वांटिटीज मान लें तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैसे तो हम बेस क्वांटिटीज किसको मानते हैं, बेस क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम को मानते हैं, ये बेस क्वांटिटीज हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम बेस क्वांटिटीज मान लें तो जो मास है, मास का क्या डायमेंशंस निकल के आएगा इनके टर्म्स में। तो चलो सोल्यूशन इसका करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो यहां से हम फोर्स का अगर फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। तो फोर्स को हमने एक बेस यूनिट माना है तो फोर्स का मान लेते हैं हम सिंबल F। मास का हमें कैलकुलेट करना है तो मास का हम m ले लेते हैं, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हमने एक बेस क्वांटिटी यहाँ पर माना है, तो वेलोसिटी को हम एक बेस क्वांटिटी मानेंगे और टाइम को भी हमने एक बेस क्वांटिटी माना है और फोर्स को भी एक बेस क्वांटिटी माना है। तो अब हमें मास का डायमेंशंस इन तीनों क्वांटिटीज में चाहिए। तो सिंपल है, मास को इधर रखते हैं, इन तीनों को इधर भेज देते हैं। तो मास को अगर बाहर कर लें एक तरफ तो मास इज इक्वल टू द F और T मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन V हो जाएगा और ये हो जाएगा F T V इनवर्स। अब हम इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ये ए पार्ट है। बी पार्ट है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम अगर हम देखें तो क्यूब की सारी साइड्स तो बराबर ही होती हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर ए साइड है, ए जो है एक साइड की लेंथ है क्यूब की, तो वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। मतलब वॉल्यूम को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो इसका डायमेंशन, क्यूब के वॉल्यूम का डायमेंशन क्या निकलेगा, लेंथ
लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि जो लेंथ है उसका डायमेंशंस में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एल है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन निकलेगा एल क्यूब निकलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l क्यूब t 0। इस पर हमने आपको बताया था कि ये इसको डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बोलते हैं, और ये जो पावर्स है इसको डायमेंशंस बोलते हैं। तो वॉल्यूम का अगर हम डायमेंशंस देखें तो मास में 0 है, लेंथ में 3 है, और टाइम में भी 0 है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम सब लोग जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो 4/3 और पाई का तो कांस्टेंट है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। r क्या है? लेंथ है, और लेंथ का क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायमेंशन भी क्या आया? लेंथ की पावर 3। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, इन दोनों को अगर हम रेशियो करें तो जो क्वांटिटी आएगी उसका क्या डायमेंशंस निकलेगा। तो ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपन रेशियो ऑफ स्फीयर। तो जो वॉल्यूम का क्यूब का डायमेंशन निकला था वो क्या लिख रहा था? लेंथ क्यूब। और हमने देखा था स्फीयर के जो वॉल्यूम का डायमेंशन निकला था वो भी क्या निकला था? लेंथ क्यूब। तो ये जो रेशियो होगा ये पूरा कट जाएगा, और जो रेशियो होगा वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। जब डायमेंशंस में ऊपर और नीचे सारी पावर्स कट जाती हैं तो हम उसको जीरो नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसमें पूछा गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये जो रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, जो डायमेंशंस निकल के आएगा वो कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि रेशियो पूछा जा रहा है, दोनों वॉल्यूम ही है, क्यूब का भी वॉल्यूम है और स्फीयर का भी वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो तो सेम ही होगा। जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा लेंथ क्यूब वही होगा दोनों का, और वो दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऑप्शन ए नेवर हैज ए यूनिट, ऑप्शन बी ऑलवेज हैज ए यूनिट, ऑप्शन सी मे हैव ए यूनिट, और ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें कहा गया है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, जैसे अभी इस
क्वेश्चन के पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें जो रेशियो निकल के आया था वो डायमेंशन लेस था। तो अगर हमारे पास कोई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसमें कह रहा है कि क्या नेवर हैज यूनिट, उसकी कोई यूनिट कभी नहीं होगी। तो क्या ये बात सही है? ऑलवेज हैज यूनिट, हमेशा एक यूनिट, कोई ना कोई यूनिट तो होगी ही। क्या ये बात सही? मे हैव यूनिट या डज नॉट एग्जिस्ट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम देख लें ए डायमेंशनल क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इधर देख लो, हम लोग एंगल की बात करें, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। जिन लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी उनको पता होगा एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को हम किस में नापते हैं? लेंथ में। रेडियस को भी लेंथ में नापते हैं। तो एंगल जो होता है वो एक डायमेंशन लेस होता है क्योंकि अगर इसको हम लेंथ में नाप लें, इसको भी लेंथ में, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी और डायमेंशन जीरो हो जाएंगे। तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगल, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट होती है और ये एग्जिस्ट भी करती है। तो यहाँ तो दिया है कि दैट नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो पहले गलत हो गया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। और इसमें हमने ये भी देखा कि एंगल की एक यूनिट होती है जो होती है रेडियन। मतलब एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन उसकी एक यूनिट है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है ए, जिसमें कह रहा है नेवर हैज यूनिट, कोई यूनिट होती ही नहीं, कभी नहीं होगी। तो हमने देखा कि यूनिट है। फिर दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑलवेज हैज यूनिट, यूनिट होगी ही होगी। तो ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट होती ही नहीं है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल, एक अच्छी क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को भी लेंथ में ही नापते हैं, ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ होता है, दोनों कट जाते हैं और स्ट्रेन एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन स्ट्रेन एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये वाला भी खत्म हो गया कि ऑलवेज हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट नहीं, यूनिट हो भी सकती है, यूनिट नहीं भी हो सकती है। कुछ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट होती है, कुछ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट नहीं होती है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, सी, मे हैव यूनिट। हो सकती है यूनिट, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है ए यूनिट लेस क्वांटिटी, ए यूनिट लेस क्वांटिटी। इसमें भी चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। बी देखते हैं, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। सी देखते हैं, मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन। डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यूनिट लेस क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसका हमने एक एग्जांपल देखा था स्ट्रेन का। एक और एग्जांपल इसका होता है बेहतर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिजिक्स में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि सी होती है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वी। तो हम देखें ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, दोनों कट के जीरो आ जाते हैं और म्यू जो होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन ये यूनिट लेस भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ कह रहा है यूनिट लेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत हो गया क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है। हमने इसका एक एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, एक स्ट्रेन देख लिया। तो अगर कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, ये हमें समझना है। तो हम इसमें क्या कह रहा है, मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब कुछ डायमेंशन हो सकता है, तो ये भी गलत। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, कि हमेशा कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो ये भी गलत।
नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ये सही होगा, क्योंकि हमने देखा यूनिटलेस क्वांटिटी जो होती हैं उनका डायमेंशन कभी नहीं होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो ये तो होगा ही नहीं। मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, गलत, ये भी गलत, ये सही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशंस m l -1 t -2 may correspond to work done by a force b linear momentum c pressure और d एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको एक डायमेंशंस दिए हैं या डायमेंशनल फार्मूला दिया है m l -1 t -2 और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इन चारों में से किसका डायमेंशनल फार्मूला है ये। तो देख लेते हैं सबसे पहले वर्क डन बाय ए फोर्स। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग वर्क डन के फार्मूला देख लेते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला होता है वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने कहा था याद रखना, डायमेंशनल फार्मूला वो क्या होता है m l t -2 और डिस्प्लेसमेंट का l। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो m l 2 t -2, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स ये तो होगा नहीं। दूसरा है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और फिर मैच करते हैं। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का l t -1, m l t -1, तो ये भी नहीं मैच कर रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा प्रेशर। प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m l t -2, एरिया का L2। अब अगर हम इस L से चाहें तो ये पावर कट जाएगी, ये L ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, m l -1 t -2। m इस L की पावर से इस L को L से L की एक पावर कट जाएगी, L ऊपर जाएगा, L की पावर -1, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये मैच कर रहा है। m l की पावर -1 t की पावर -2 ये मैच कर रहा है, मतलब ये सही है। इसको भी देख लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वर्क का ही होता है, और वर्क का हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये क्या है m l 2 t -2, तो ये तो एनर्जी का हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है L3, हम लोगों ने देखा है, लेंथ की पावर में 3, ये वॉल्यूम का होता है। अब हम लोग इसको देखें तो ये इससे ये कटेगा और -1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा m l -1 t -2। इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी मैच कर रहा है, मतलब ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही थे, और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं।